वैदिक काल। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है समान ज्ञान में हम आगे वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। ठीक, वैदिक काल सामान्यतः किसको जाना जाता है काल की दृष्टि से? काल की दृष्टि से मतलब इंडस वैली पतन के बाद 1500 ईसा पूर्व। ठीक, यही तो पतन है इंडस वैली का। 1500 ईसा पूर्व से सामान्यतः 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब इसको हम दो खंडों में बांट सकते हैं। ऋग्वैदिक, क्या है? ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक, अब जिसकी जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है तो क्या हो गया? ऋग्वैदिक। जिसकी जानकारी का स्रोत क्या है? अन्य वेद है, अन्य वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है। क्या? आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, उपनिषद हैं। ये सब क्या है? उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक, या ऐसा कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये क्या है? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक, अब ये 1000 तक ही क्यों है ऋग्वैदिक काल? हम कैसे मान लें कि 1000 तक ही ऋग्वैदिक है? देखिए, ग्रामीण व्यवस्था का आरंभ तो इंडस वैली के ही बाद हो गया। बात ये नहीं है, हम 1000 तक ऋग्वैदिक काल को इसलिए मानते हैं कि ऋग्वैदिक ग्रंथों में नहीं, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और लोहे की खोज कब हुई? लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हो गई थी। एटा के अतरंजी खेड़ा। ठीक है, एटा के अतरंजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। लोहे का साक्ष्य है, लोहे का साक्ष्य है ना। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ ऋग्वेद के मतलब रचने वालों को लोहे का ज्ञान होता तो उसका वर्णन जरूर करते, लेकिन उन्होंने उसका वर्णन किया नहीं, मतलब कि उनके तक लोहे का ज्ञान नहीं था। अब बाकी आगे के ग्रंथों में लोहे का ज्ञान है, ऐसा वर्णन भी है। तो इसका क्या मतलब है कि यही एक ऐसा वक्त था जहां ऋग्वेद समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। क्लियर हो गया? ऋग्वेद और उत्तर वेद में अंतर कैसे हुआ? ठीक, लोहे के आविष्कार से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन पर विद्वानों में भिन्न मत है। हाँ, ये पहले तो ये जान जाइए कि ऋग्वैदिक ये आर्य संस्कृति थी। जैसा कि आपने पीछे एक कारण भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने का पतन का एक कारण आर्यों का आक्रमण था। आर्यों का आक्रमण था। अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो भी
वही बात है कि इनकी जो पतन का समय था और वहीं से इसके आर्यों की शुरुआत थी, है ना। तो हाँ, तो आर्य जो है, आर्य कैसा शब्द है? आर्य एक भाषा सूचक शब्द है या प्रजाति सूचक? हाँ, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं, प्रजाति सूचक नहीं, सूचक नहीं। कहने का मतलब है कि एक विशेष भाषा जो भी उस समय थी उसको बोलने वाले आर्य थे, न कि किसी प्रजाति के शरीर धारण करने वाले आर्य थे। ठीक है। आर्य कौन थे? जो एक भाषा को, भाषा का मतलब आर्य शब्द एक भाषा की सूचना देता है कि ये इस भाषा को जानने वाले लोग थे, न कि इस प्रजाति के थे। ठीक। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ हुआ, और जो भाषा जानता है वो उस भाषा के बारे में तो वो श्रेष्ठ है, और ये आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। क्लियर हो गया कि प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन के सिद्धांतों के भिन्न मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान आर्यों को यूरोप के कैस्पियन सागर क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। ठीक है। अब कई मत हैं, कुछ का कहना है कि कहीं बाहर से नहीं आए, यही के थे। कुछ का कहना है कि बाहर, कुछ विद्वानों को कहना है कि बाहर से आए। लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, मतलब कि जो ज्यादातर लोगों ने मान्यता दिया, ज्यादातर विद्वानों ने, वह मत यही है कि आर्य कैस्पियन सागर क्षेत्र के मूल निवासी थे। कहां के? कैस्पियन सागर क्षेत्र के मूल निवासी थे, मूल निवासी थे। कौन थे? आर्य। ठीक। कैस्पियन सागर क्षेत्र के मूल निवासी थे। ठीक है। आर्य खैबर दर्रे के मार्ग से भारत आए। किधर से आए? खैबर दर्रे से होकर, खैबर दर्रे आर्य खैबर दर्रे से होकर भारत आए। भाई पहाड़ी क्षेत्र से आए तो कोई दर्रा प्रयोग किए होंगे, तो खैबर दर्रे का प्रयोग किए थे। ठीक। भारत आए और सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया, धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े। सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया। फिर क्या हुए? धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े। ठीक। धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए। ठीक है। और आर्य भारत के जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। जिस क्षेत्र में बसे, जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश या क्षेत्र कहा गया। ठीक। सप्त सैंधव क्षेत्र या प्रदेश कहा गया। क्लियर हो गया? आर्यों के जीवन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कालखंड, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जब अभी हमने चर्चा किया कि ऋग्वैदिक काल ये क्या होगा? 1500 से
1000 और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये क्या हुआ 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। ये तो हो गया इनका वर्गीकरण, ठीक है। फिर सबसे पहले जो पहला काल है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब है? हाँ, ऋग्वैदिक काल अभी बोल रहे थे ना हम। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक हम नहीं कर रहे। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। मतलब इस काल की जो जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद में उनके ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए, आर्य सर्वप्रथम आए तो वो यावरी जीवन व्यतीत करते थे। यावरी मतलब घुमंतु, ठीक है, घुमंतु। पशुपालन ही उनका व्यवसाय था, पशुपालन, ठीक है। और ये शुरू में अस्थायी जीवन ही था, ठीक। और जो अवेस्ता ईरान की एक ग्रंथ है, उसकी बहुत सी बातें, किसकी? ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में, किसमें? अवेस्ता में मिलती हैं, ठीक। ये किसकी ग्रंथ है? ईसाइयों का है। जिंद अवस्था जैन का है कि पारसियों का है? हाँ, ऋग्वेद की अनेक बातें कहाँ मिलती हैं? अवेस्ता में, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। ये अवेस्ता, ठीक है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपको पता ही है, तथा इनकी भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। यही जो सप्त सैंधव प्रदेश था जहां आर्य बसे थे सबसे पहले, सप्त सैंधव प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त, ठीक। और बाकी ये सभ्यता ग्रामीण थी, आपको पता ही है, शहरी जीवन नहीं था। और इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। आर्य भाषा संस्कृत थी। इसी भाषा से आगे चल करके हिंदी, प्राकृत, पाली आदि का विकास हुआ है, ठीक। पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, तब हिंदी, ठीक। तो ये भाषा का विकास है, ठीक है। फिर है, अब आगे हम इनका पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन, ठीक। आर्थिक जीवन, आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था, ठीक है। आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। जीवन क्या है? भौतिकता से प्रेरित था,
ठीक है, भौतिकता से प्रेरित था। और क्या था, अर्थव्यवस्था में पशुओं का सर्वाधिक महत्व था, क्योंकि इनका मुख्य पेशा पशुपालन था ना, तो पशुओं का सर्वाधिक महत्व तो रहेगा ही, सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, और गाय इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, गाय इनके लिए महत्वपूर्ण थे। यहां तक कि गाय मुद्रा के रूप में भी प्रयोग की जाती थी। ठीक है, गाय मुद्रा के रूप में, अर्थात विनिमय का साधन था कि हमसे इतना सामान ले लो, इतनी गाय हम देते हैं, इतना सामान दे दो, हम इतनी गाय देते हैं, है ना। और यहां तक कि गाय के लिए युद्ध वगैरह भी होते थे। हाँ, गवेष्टि शब्द आता है। ठीक, गवेष्टि शब्द इसीलिए आता है। गाय के लिए युद्धों का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए युद्ध, है ना, गाय के लिए युद्ध होता था, ये बात भी जानते रहिए। ऋग्वेद में यव तथा धान्य की चर्चा है। यव मतलब जौ, जौ तथा धान्य की चर्चा है। कहां पर, ऋग्वेद में यव तथा धान्य की चर्चा है। ऋग्वेद में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। और संपत्ति के रूप में मवेशियों की गणना होती थी। मवेशियों की मतलब जिसके पास जितना अधिक गाय हो उतना अधिक अमीर, गणना। ठीक है, मवेशियों की गणना होती थी, उसको रई शब्द आता है इसके लिए, गणना के लिए रई। ठीक, और गाय के अतिरिक्त बकरियां, भेड़ तथा घोड़े भी पाले जाते थे। गाय के अतिरिक्त बकरियां, घोड़े आदि पाले जाते थे। जबकि सिंधु घाटी में घोड़े का वर्णन नहीं मिलता है ना। कुछ साक्ष्य मिले हैं लेकिन मान्यता प्राप्त साक्ष्य नहीं हो। घोड़े आदि पाले जाते थे। ठीक, कहां पर, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई थी। मतलब खेती करने के लिए खेत जोता जाएगा, खेती के लिए खेत की जुताई की शिक्षा किसने दी थी, अश्विनों के द्वारा खेती के लिए खेत की जुताई की शिक्षा दी गई थी। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था। कृषि के लिए उदर, धान्य, वपंत जैसे शब्द का प्रयोग होता है। पशुपालन का महत्व ज्यादा था। क्या था, पशुपालन ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, खेती का महत्व नगण्य था। ठीक है, खेती का महत्व नगण्य था। कृषि के लिए ऊर्ध्वर, धान्य, वर्षांत शब्द आता है। कृषि के लिए ऊर्ध्वर,
धान्य, वर्षांत, वर्षांत शब्द आता है, इसके लिए शब्द आते हैं। क्या क्या शब्द आते हैं? ऊर्ध्व, धान्य, वर्षांति, वर्षांति शब्द, ठीक, वर्षांति शब्द आता है, ठीक है। ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे तत्क्षण, व्यवसायी की मतलब जो आज भी जो वो कुछ व्यवसाय पाए जाते हैं, तो उन्हीं व्यवसायियों में कुछ का नाम ऋग्वेद में भी आता है, ठीक है। तो किसका किसका नाम आता है उसी का हम चर्चा करते हैं। तो तत्क्षण, तत्क्षण मतलब, तत्क्षण, तत्क्षण मतलब बढ़ाई, ठीक है, तत्क्षण बढ़ाई। कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार, स्वर्णकार, चर्मकार, और वाय या जुलाहा, वाय या जुलाहा मतलब जो कपड़े उपड़े बुनता है आदि। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा के रूप में निष्क शतमान की चर्चा है, किंतु नियमित सिक्के नहीं थे। मुद्रा के रूप में निष्क शतमान की चर्चा है, चर्चा है, लेकिन नियमित सिक्के नहीं थे, लेकिन नियमित सिक्के नहीं थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस काल में जो विनिमय प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। गाय को मुद्रा मान सकते हो, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक। आगे क्या है? वेकनाट, सूदखोर, वे ऋणदाता थे जो अधिक ब्याज लेते थे। वेकनाट, वेकनाट, सूदखोर, सूदखोर, ये क्या थे? ऋणदाता थे, ऋणदाता थे, ऋणदाता थे जो अधिक ब्याज लेते थे, ब्याज लेते थे, ठीक, जो अधिक ब्याज लेते थे। फिर ऋग्वैदिक देवता कौन थे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक देवता और किस क्षेत्र से संबंधित थे? जैसे होता नहीं, आज भी विशेषज्ञता होती है ना हर क्षेत्र में, देवताओं की विशेषज्ञता तो इस समय उतना नहीं पाई जाती, उस समय विशेषज्ञ देवता थे, हर सभी का देवताओं का अपना क्षेत्र था, ठीक है। तो संबंध किससे था? वरुण, ऋतु का संरक्षक, ऋग्वैदिक देवता, ऋग्वैदिक देवता, उस समय विशेषज्ञता थी। जैसे आज मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञता है कि नाक के विशेषज्ञ हैं, कान के, तो वैसे ही विशेषज्ञता थी। तो कौन विशेषज्ञ थे? वरुण, वरुण मतलब इनका संबंध किससे था? ये ऋतु के संरक्षक माने जाते थे, ऋतु के संरक्षक, ठीक, वरुण हो गए। फिर इंद्र, युद्ध के नेतृत्व करता थे, इंद्र ये युद्ध के नेतृत्व करता थे, युद्ध के नेतृत्व करता, इसीलिए इनको पुरंदर कहा गया है, ठीक है। फिर पूषण, चारागाहों का स्वामी, पशुओं का संरक्षक। पूषण कौन थे? चारागाहों के स्वामी, स्वामी, पशुओं के संरक्षक, पशुओं के संरक्षक। ये भी जानते रहिए कि वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विशेषज्ञता बदलती रही थी, ठीक है।
तो उत्तर वैदिक में कुछ अलग थे। अग्नि, ब्रह्मा से जोड़ने वाला, यज्ञों का देवता। अग्नि मतलब ब्रह्मा से जोड़ने वाला, यज्ञों का देवता, यज्ञों का देवता। ठीक है, ये तो अग्नि हो गए। फिर मरुत, आंधी तूफान का देवता। मरुत आंधी तूफान का देवता। मरुत क्या थे? आंधी तूफान के देवता थे। इनको खुश रखना बहुत जरूरी था। मरुत के बाद कौन है? अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले। अश्विन क्या थे? अश्विन विपत्तियों को हरने वाले। अश्विन विपत्तियों को हरते थे। ध्यव कौन थे? आकाश का देवता थे, सबसे प्राचीन। आकाश के देवता थे और सबसे प्राचीन थे। सबसे प्राचीन ये ध्यव हो गए। ध्यव के बाद सोम कौन थे? सोम वनस्पतियों का स्वामी, पेय पदार्थों का देवता। वनस्पतियों का स्वामी, पेय पदार्थों का देवता। पेय पदार्थों का देवता, इसी से सोमरस शब्द आया होगा। ठीक है, सोम के बाद और कौन थे? उषा कौन थी? उषा देवी थी। ठीक है, प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। किसकी? प्रगति एवं उत्थान की देवी थी उषा। प्रगति से बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। प्रगति एवं उत्थान। विष्णु, सृष्टि का नियामक। विष्णु ये कौन थे? सृष्टि के नियामक देवता थे। नियामक मतलब सृष्टि को कैसे संचालन करना है, उन्हीं के नियामक थे ये विष्णु। ठीक है, सूर्य जीवन देने वाला देवता, भुवन चक्षु। सूर्य कौन थे? जीवन देने वाला देवता, भुवन चक्षु। ठीक, ये थे हमारे ऋग्वैदिक काल के देवता। ठीक है।